अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 949वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे मार्केट्स के अंदर आज जो मंदी छाई हुई है, मैं समझता हूँ शायद व्यापारी लोगों ने इससे पहले कभी भी ऐसी मंदी नहीं देखी होगी। अक्सर जो ताजिर लोग हैं उनसे मुलाकात होती है, वो यही कहते हैं पता नहीं क्यों मार्केट के अंदर से माल का उठाव ख़त्म हो चुका है। और सिर्फ ये नॉर्मल मार्केट का हाल नहीं है, खुदरा मार्केट जिसे कहते हैं, चिल्लर मार्केट जिसे कहते हैं, ये सिर्फ उसका हाल नहीं है। आप अगर इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, आपने अभी ये ख़बर पढ़ी होगी कि पार्ले कंपनी उसने अपने 10,000 वर्कर्स को रिलीज़ कर दिया, 10,000 मुलाजिमीन को काम पर से निकाल दिया। क्यों? माल का उठाव ख़त्म हो चुका है। अब जब माल बिकेगा नहीं तो माल को प्रोडक्ट करके किसको बेचेंगे, इसलिए उन्होंने अपने मुलाजिमीन की छुट्टी कर दी। ऑटो इंडस्ट्री का तो इतना बुरा हाल है कि पिछले चंद महीनों में 200 से ज़्यादा शोरूम वो बंद हो चुके हैं। उसके अलावा कई कंपनियों ने अपने मुलाजिमीन को, अपने वर्कर्स को जब रिलीज़ करना शुरू किया तो तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों की जॉब्स और नौकरियां जा चुकी हैं। मुल्क में माशी तौर पे हाहाकार मचा हुआ है, जबकि यही हमारा मुल्क है जिस वक्त में मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके 10 साल के पीरियड में इंडिया ने जो तरक्की की थी वो 70 साल में भी नहीं की थी। हमारा जीडीपी रेट उनके ज़माने में सबसे हाईएस्ट हो चुका था। मतलब जो 70 साल में हमारा ग्रोथ नहीं हुआ था, उसका रीज़न ये था कि मनमोहन सिंह जो थे वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने डबल पीएचडी किया हुआ था इकोनॉमी के अंदर। तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उस पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क ने तेज़ी के साथ में तरक्की की। और आज भी हम जितनी ये चीज़ें देख रहे हैं, चंद्रयान 2 भेजा जा रहा है और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ये सब उन्हीं की पॉलिसीज़ का नतीजा है। और मैं समझता हूँ अगर मनमोहन सिंह इस देश के और 5 साल और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते थे तो इंडिया जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका होता था, इसलिए कि उन्होंने बाहर के इंडस्ट्रीज़ को मुल्क में बुलाया। अब हालत तो ये है, बाहर की इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी काम कर रही है वही इंडस्ट्रीज़ जब अपने मुलाजिमीन को, अपने वर्कर्स को, अपने नौकर्स को जॉब से रिलीज़ कर रही है तो दूसरे लोग क्यों आएंगे। और उसका मैं आपको एकदम मोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे मुल्क में डालना चाहती थी और उसका 1 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करने का इरादा था। ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है उनका प्लान बन चुका था, लेकिन अचानक उन्होंने हमको झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिया में प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, इंडिया में प्लांट नहीं डालेंगे, और वो लोग चाइना शिफ्ट हो गए। आप सोचो, एक कंपनी जो 1 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट कर रही है, कम से कम 50,000 लोगों को जॉब मिलती थी, लेकिन वो 50,000 की जॉब भी चली गई और एक कंपनी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गई। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ है वो हमको समझ में नहीं आ रही है। चाइना का मामला एकदम सीधा सीधा है, इसके लिए हम लोग चाइना शिफ्ट हो रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, आपको हैरत होगी, एक तरफ जहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर ये इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए हैं, वहीं पे हमारे बाजू में एक गरीब देश बांग्लादेश। अब अगर मैं आपको उसके फिगर बताऊंगा, उसके आंकड़े बताऊंगा, हैरत होंगी आपको कि जिन सालों के अंदर हम नीचे आए हैं, उन्हीं सालों के अंदर बांग्लादेश ने इतने तेज़ी के साथ में ग्रो किया है। आज बांग्लादेश और इंडिया का जो जीडीपी रेट है, आज बांग्लादेश और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, यानी पर पर्सन का जो इनकम है, उसके बीच में
ज़रा सा अंतर, थोड़ा सा फ़र्क बाकी रह गया है। आज बांग्लादेश का जो मर्द है उसकी सालाना इनकम है $1800 और उसी के कंपैरिजन में एक इंडियन, उसकी सालाना इनकम है $2000, $200 का फ़र्क है। लेकिन इसके पीछे का फैक्ट मैं आपको बताऊंगा तो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमारे से आगे निकलती है। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें से सिर्फ एक आदमी, मुकेश अंबानी को अगर बाहर कर दिया जाए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के अंदर वो भी है, तो अब एक आदमी की ही इनकम इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हर भारतीय की इनकम में $500 का फ़र्क आ चुका है। अगर वो एक आदमी को बाहर कर दे तो फ़ौरन हम लोग $500 से नीचे आ जाएंगे, और $500 से नीचे आएंगे तो हमारी कितनी होंगी, $1500 हो जाएंगी, और वो $1800 पे रहेंगे। तो कौन आगे बढ़ा? वो आगे बढ़ गए। इसी तरीक़े से आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया की टोटल जो कैपिटल है, हमारा जो पैसा है, उसका 90% हमारे देश के 50 फैमिलीज़ के पास में है। सिर्फ 50 ख़ानदान। पूरे मुल्क की जो 90% जो कैपिटल, पैसा वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, वो 90% जो है वो देश की 50 फैमिलीज़ के पास में है। अब अगर वो 50 फैमिलीज़ को आप बाहर कर दोगे तो हम 1000 से भी नीचे आ जाएंगे, और वो 1800 के ऊपर बाकी रहेंगे, इसलिए कि उनके देश में कोई मुकेश अंबानी नहीं है, उनके देश में कोई टाटा नहीं है, उनके देश में कोई बिरला नहीं है, उनके देश में इस तरीक़े से कोई फैमिली नहीं है। वहाँ पे जो कुछ भी है वो पब्लिक का है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इसी तरीक़े से एक्सपोर्ट के मामले में आपको पता है, चाइना के बाद दुनिया के अंदर आज दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट का जिस मुल्क को दर्जा मिला हुआ है वो है बांग्लादेश। मैंने इससे पहले एक सबक में बताया था। आप बोलेंगे यार बांग्लादेश में ऐसे क्या बनता है? पूरी दुनिया के अंदर जीन्स सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर बनाई जाती है। ये जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो ब्रांड है वॉलमार्ट, पूरे अमेरिका के अंदर उसके आउटलेट्स है। और शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन अब मैं बता दूं कि हमारे देश की भी जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको भी वॉलमार्ट वालों ने ख़रीद लिया हुआ है। तो अब फ्लिपकार्ट तो नाम है, लेकिन एक्चुअल में हम वॉलमार्ट से माल ख़रीद रहे हैं। तो उनका जितना भी कपड़ा है, टोटल कपड़ा, वो लोग बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं, वहीं से मंगाते हैं। पूरा अमेरिका जो कपड़ा पहन रहा है उसको लग रहा है कि हम यूके ब्रांड पहन रहे हैं, हम यूरोपियन ब्रांड पहन रहे हैं। अरे भाई, वो बांग्लादेश ब्रांड है। भले ही उसके ऊपर ब्रांड वॉलमार्ट का लग जाए, उसके ऊपर लीवाइस का लग जाए, उसके ऊपर ज़ारा का लग जाए, उसके ऊपर डेनिम का लग जाए, किसी भी बड़े से बड़े कंपनी का ब्रांड लगने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो माल तो बनता है बांग्लादेश के अंदर ही। तो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, एक दिन ऐसा आएगा जैसे आज लोग थाईलैंड जाते हैं वैसे ही लोग बांग्लादेश का सफ़र करेंगे। जैसे लोग आज चाइना जाते हैं, लोग बांग्लादेश का सफ़र करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के लिए। बड़े बड़े आईटी हब वहाँ पे बन रहे हैं। गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, उन लोगों ने वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। अरबों खरबों डॉलर के वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है मेरे मोहतरम दोस्तों कि वहाँ की जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ है, ये जो आज वहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने 2009 के अंदर ये नारा लगाया था डिजिटल बांग्ला, यानी हम बांग्लादेश को डिजिटल बांग्ला बनाएंगे। और वो नारे के साथ में वो जब चल रही है तो आज उन्होंने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर उस लेवल पर, उस मकाम पर, उस मर्तबे पर पहुंचा दिया कि हमारे साउथ एशिया के अंदर सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला अगर कोई मुल्क है वो है बांग्लादेश। और हमारे मुल्क के अंदर ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए हैं वो हमको नज़र इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मीडिया ने हमारी आँखों के ऊपर एक पर्दा डाला हुआ है।
वो हमको नज़र ही नहीं आने दे रहा है कि एक्चुअल में हम अंदर से कितने खोखले हो रहे हैं। अभी मैं एक खबर अभी पढ़ रहा था फजर की नमाज के बाद में। जगन्नाथ मिश्रा, उनका शायद कल या परसों के दिन निधन हो गया, इंतकाल हो गया। जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? ये बिहार के मुख्यमंत्री थे किसी ज़माने के अंदर। अब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का देहांत हो गया, निधन हो गया, तो चूँकि गवर्नमेंट के आदमी थे, मुल्क के वज़ीर आला रह चुके थे वो एक स्टेट के मुल्क के अंदर, तो मुख्यमंत्री रहने की वजह से उनका एकदम शाही अंदाज के अंदर जो अंतिम संस्कार होता है वो किया जाना था। अब उसके लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन कहा गया कि भाई 21 बंदूकों की सलामी उनको दी जाएगी। अब उनको सलामी देने के लिए 21 बंदूक लेकर वहाँ के जो जवान थे वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए, सतर्क हो गए, और जैसे ही उनको कहा गया कि फायर किया जाए, उसके बाद जब वो दबा रहे हैं उसका जो बटन होता है, तो वो 21 में से एक भी बंदूक में से गोली निकलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? पता चला कि वो सारी क्या सारी जितनी भी बंदूकें हैं वो सिर्फ नाम के लिए है, काम वाम कुछ करती नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम एक तरफ दावा करते हैं हम चाइना से आगे निकल जाएंगे, हम फुलाने के मुंह पे धूल चटा देंगे और फुलाने को ऐसा कर देंगे और फुलाने को वैसा कर देंगे, और दूसरी तरफ हमारी हकीकत ये है कि एक देश के माजी मुख्यमंत्री को हमको सलामी देने का है बंदूक से। जब हमारी बंदूक सलामी देने के लिए काम नहीं कर रही है तो ज़रूरत पड़ने पे वो क्या काम करेंगी? मुझे इतना अफसोस हुआ वो न्यूज़ पढ़कर। मैं बीबीसी की वेबसाइट पे पढ़ रहा था, मेरे पास अभी भी लिंक है वो न्यूज़ की, बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर। और बीबीसी कौन सा नेटवर्क है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। दुनिया वो ना न्यूज़ पढ़ेंगी। आप सोचो, दुनिया जब ये न्यूज़ पढ़ेंगी क्या सोचेंगी हमारे बारे में? इसके लिए प्रॉब्लम हमारा ये हो रहा है, हमारी आँखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, हमको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल मुल्क के अंदर हालात कैसे हैं, इकोनॉमिकली हम किस तरीके से जो है परेशान हैं। मार्केटों के अंदर मंदियाँ छाई हुई है, पब्लिक पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है, खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, नई चीज़ लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब नई चीज़ लेने के लिए तैयार नहीं रहेगी तो मार्केट के अंदर क्राइसिस तो आने ही वाले हैं। और ये हालात हमको क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हमको हमारे सामने कुछ और चीज़ें रखी गई हैं, वो चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान, हमारा ध्यान हटाने के लिए। और उसको अगर आपको समझने का है तो मैं आपको एक मोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आजकल जो है ना, ये बहुत सारे नेटफ्लिक्स है और इस तरीके से बहुत सारे जो है ऐसी वेबसाइट्स बन चुकी है, ऐप आ चुके हैं। उनके ऊपर जो है वो लोग अपनी अपनी एक वेब सीरीज़ बनाते हैं। अब एक वेब सीरीज़, उसका नाम है द ग्रेट हैक, नेटफ्लिक्स के ऊपर। अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन होने वाले थे तो उसकी कैसे तैयारी की गई, और पूरे मुल्क के अंदर जो पूरे मुल्क का सोशल नेटवर्किंग है, पूरे मुल्क का जो फेसबुक है, पूरे मुल्क का जो व्हाट्सअप है, पूरे मुल्क के जो सोशल नेटवर्किंग्स है, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने उस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया है, द ग्रेट हैक। उसके अंदर बताया है कि इंसान का जो ब्रेन है, इंसान का जो दिमाग है, उसको किस तरीके से उसको हैक करके अपनी बात उसके अंदर डलवाई जा सकती है और अपनी बात डाली जाती है, और किस तरीके से इंसान के ब्रेन को, उसके दिमाग को ये कबूल करने पे मजबूर किया जाता है कि देखो हम जो तुमको दिखा रहे हैं वही हकीकत है। तो उसमें उन्होंने ये बताया द ग्रेट हैक के अंदर कि ब्रेन को हैक करके जो रियलिटी है उससे इंसान को मदहोश रखा जाए, बेहोश रखा जाए, जैसे एक नशेड़ी होता है।
उसको कुछ होश नहीं रहता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। नाले के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि बस मैं स्वर्ग की नहरों के अंदर तैर रहा हूँ, और आजू बाजू में जो बुरे जानवर है या खिंजीर है उसके अतराफ़ में घूमते रहते हैं। उसको ऐसा लगता है कि बस स्वर्ग की अप्सराएं वो मेरे आजू बाजू में बैठी हुई है। क्यों? नशे में है भाई, होश में नहीं है, बेहोश है बेचारा। तो ऐसे ही हमारे जो ब्रेन्स है उनको कैसे हैक किया जाता है और हकीकत से हमारे नज़रिए को हटाकर दूसरे काम में हमको लगाया जाता है, वो उन्होंने द ग्रेट हैक उसके अंदर ये बताया है। आज हमारा हाल यही है। ये मंदी, ये इकोनॉमिकल क्राइसिस हमको नज़र नहीं आएंगे। क्यों? हमको जो दिखाया जा रहा है हम तो उसी में बिज़ी है। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।